आज हम इस वीडियो में सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एल। देखो, जब भी एक कोइल होती है या एक कोइल है जो कंडक्टर से बनी हुई है, ठीक है, जब भी एक कोइल से करंट फ्लो होती है, ठीक है, यहाँ एक कोइल दी हुई है, इस कोइल से एक करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जब भी एक कोइल से करंट आई फ्लो होती है तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इस कोइल से एक करंट आई पास हो रही है तो उसने मैग्नेटिक फ्लक्स फाई प्रोड्यूस किया। तो ये जो फ्लक्स फाई प्रोड्यूस होगा वो करंट आई के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। तो ये जो एल होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर और कोइल होगा, ठीक है। सेल क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर और कोइल होगा। तो जब भी एक करंट है वो किसी कोइल से पास होती है, किसी कंडक्टर से पास होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई प्रोड्यूस करती है। वो जो फ्लक्स है फाई, वो उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फाई प्रोपोर्शनल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, अब देखिए, अब हमने क्या देखा कि जो करंट है वो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर करंट चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो फेराडे के हिसाब से, फेराडे का जो इंडक्शन का लॉ जो क्या कहता है कि वेन एवर करंट चेंजेज इट्स एसोसिएट फ्लक्स आल्सो चेंजेज, ठीक है। फेराडे जी का इंडक्शन का लॉ क्या कहता है, फेराडे का इंडक्शन का नियम क्या कहता है कि जो चेंजिंग फ्लक्स है वो हमेशा एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड करता है कंडक्टर में, ठीक है। जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा कंडक्टर में। सपोज वो ईएमएफ है ई, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम ई कहलाएगा, ठीक है, ईएमएफ। अब यह नेगेटिव साइन क्या कहता है? नेगेटिव साइन जो है वो लेंज लॉ के थ्रू आया है। वो क्या कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ ई है वो उसी का अपोज करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। लेंज लॉ ये कहता है। तो इंड्यूस ईएमएफ की उत्पत्ति किसके कारण हुई है? फ्लक्स के चेंज के कारण। इट मींस करंट के चेंज के कारण, क्योंकि फ्लक्स कब चेंज हुआ? जब करंट चेंज हुआ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है करंट के चेंज के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए अपनी उत्पत्ति का विरोध करेगा। इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ओपोज चेंजेस करंट। ओके, अगर करंट बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई होगा वो करंट के बढ़ने का विरोध करेगा, तो करंट को घटाएगा, ठीक, करंट को डिक्रीज करेगा। और अगर करंट जो है वो पहले से ही कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है वो करंट को बढ़ाएगा, मतलब करंट के घटने का विरोध करेगा, मीन्स करंट को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अब हमने देखा था कि फाई प्रोपोर्शनल, फाई बराबर एल आई था, तो हमने यहाँ पर रखा फाई इज इक्वल टू एल आई। एल कॉन्स्टेंट है तो एल बाहर आ गया, तो ई क्या आ गया? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो है वो किसके बराबर है? एल डी आई बाई डी टी। नेगेटिव साइन हमने दिखाई दिया किस लिए है? मैग्नीट्यूड ई का क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी, वेयर एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब सपोज एक कोइल है, उसमें एन टर्न है, ठीक है, और फाई फ्लक्स क्या है? पर टर्न, एक टर्न से लिंक होने वाला फ्लक्स क्या है? फाई है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? एन फाई हो जाएगा। तो इंडक्टेंस जो एल है उसको हम लिख पाएंगे, पहले क्या था? एल क्या है? फाई अपॉन आई था, अब क्या हो जाएगा? एन फाई अपॉन आई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई क्या हो जाएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी था, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या होगा? एन फाई, तो माइनस डी एन फाई बाई डी टी। तो एन कॉन्स्टेंट है तो एन बाहर आ गया, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, तो अब हम उस सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की टेंडेंसी है जो कि उसमें बहने वाली करंट का अपोज करती है, विरोध करती है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू ओपोज ए चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कि जो एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी उसमें जो चेंज होगा उसको अपोज करने की टेंडेंसी है, ठीक है। ये हमने देखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, वो क्या कर रहा है? करंट में चेंज का अपोज कर रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या टेंडेंसी है जो कि करंट में चेंज का अपोज करेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। अब हमने देखा कि ई इज इक्वल टू क्या था? एल डी आई बाई डी टी।
तो एल यहाँ से क्या गया, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस किस किस का रेशियो है, इंड्यूस ईएमएफ का और जो करंट में चेंज है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, उसका रेशियो है। सेल्फ इंडक्टेंस इज रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कोजिंग इट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो कि इंड्यूस्ड वोल्टेज का कोज है उसका रेशियो है। ठीक है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि इंडक्टेंस को ऐड करता है वो क्या कहलाता है, इंडक्टर कहलाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिजाइन टू ऐड एन इंडक्टेंस टू सर्किट इज इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि इंडक्टेंस सर्किट में ऐड करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इंडक्टेंस है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं ना। सपोज कोयल में टर्न्स है एन कोयल में टर्न्स है, तो इंडक्टेंस जो होता है टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, कोयल की एरिया ए के प्रोपोर्शनल होता है। जो कोर का मटेरियल है, कोयल की कोर का जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, तो इंडक्टेंस जो होता है एल जो होता है वो म्यू के भी प्रोपोर्शनल होता है। म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और जो एल होता है वो कोयल की लेंथ एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एल जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/एल के। एल क्या है, कोयल की लेंथ है। तो यहाँ से इंडक्टेंस एल को क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल, म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ए क्या है, एरिया ऑफ कोयल, और एल क्या है, लेंथ ऑफ कोयल। तो एल क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मैग्नेटिक परमेबिलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एरिया के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कोयल की लेंथ की। ठीक है, वेयर मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू को क्या लिखेंगे, म्यू नोट म्यू आर। म्यू नोट क्या है, वैक्यूम की परमेबिलिटी, निर्वात की परमेबिलिटी, उसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, और म्यू आर होगा रिलेटिव परमेबिलिटी, ये कांस्टेंट होगा म्यू आर। ठीक है, तो म्यू को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, म्यू बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो भी इंडक्टेंस बढ़ेगा, और अगर कोयल की लेंथ बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस कम होगा। ठीक है, अब इंडक्टर को सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से इंडक्टर को सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट इंडक्टर की क्या है, मतलब इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या लिखा कि जब भी करंट चेंज होगी तो करंट के चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होगा और वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। तो इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब करंट हमने मान लिया कि सपोज एक साइनोसॉइडल करंट गिवन है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। फिर आई एम क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट, इस आई का पीक वैल्यू क्या होगा, आई एम होगी। ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में। ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ठीक है, पाई क्या होगा 3.14। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई की वैल्यू रख दी आई एम साइन ओमेगा टी। तो अब देखो आई एम कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी, तो ई क्या आ जाएगा, ओमेगा एल आई एम कोस ओमेगा टी। अब हम कोस को साइन के फॉर्म में लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू ओमेगा एल आई एम साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी, तो हमने क्या लिख दिया इसको, ई इज इक्वल टू ओमेगा एल आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो अब देखो अब हम जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आई क्या, आई एम साइन ओमेगा टी, और ई क्या है, इसकी सपोज इसकी पीक वैल्यू ई एम, तो ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इट मीन्स दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री का है, ये फेज हुआ। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का फर्क है। इट मीन्स करंट जो है इंडक्टर में वो हमेशा लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री की तरह। कैसे कि ये एक है और वोल्टेज क्या है, प्लस पाई बाई 2 में, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे है, लीड कर रहा है, करंट पीछे है, लैग कर रही है। तो करंट जो है आई है वो इंडक्टर में लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री के थ्रू। ठीक है, देखो करंट जो है आई है वो क्या है, ओमेगा टी पे है, और ई क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 पे। ठीक है, मीन्स प्लस पाई बाई 2 90 डिग्री आगे है, लीड कर रहा है। इट मीन्स करंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर रही है, तो करंट आई इन इंडक्टर लैग्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। हमेशा याद रखना कि इंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री के लैग करती है। ठीक है, अब सपोज इसकी पीक वैल्यू, इसको हम पीक लिख देते हैं, तो पीक वैल्यू ऑफ ई इज ई एम
इज इक्वल टू ओमेगा एल आई एम। तो ओमेगा क्या है, 2πf, ठीक है, 2πf, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2πf एल आई एम, ठीक है, 2πf ओमेगा 2πf हो गया 2πf एल आई एम, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या लिखा, ई एम अपॉन आई एम क्या है, 2πfl, और ये 2πfl जो होता है वो होता है एक्सएल के इक्वल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, 2πfl, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, एल क्या है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोइल इन हेनरी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या आ गया, 2πfl, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इज द ओपोजिशन ऑफ एन इंडक्टर टू एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इंडक्टर का जो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, चेंजिंग करंट, जो करंट चेंज हो रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो ओपोजिशन है, इंडक्टर के द्वारा जो ओपोजिशन प्रोवाइड किया गया है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस एम के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है कि सपोज दो कोइल आपस में पास पास है, दो कोइल, ये कोइल 1 है, ये कोइल 2 है, बिल्कुल पास पास में। अब मान लो कि एक कोइल 1 में करंट फ्लो हो रही है I1, तो ये क्या करेगी, फ्लक्स φ1 प्रोड्यूस करेगी। अब वो फ्लक्स जो कि दूसरी कोइल भी इसके पास है, तो वो उससे भी लिंक करेगा। तो जब वो फ्लक्स उस कोइल से लिंक करेगा, तो इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कोइल 2 में, कोइल 2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसका अपोज करेगा, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसकी उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है, कोइल 1 में करंट फ्लो होने की वजह से, I1 की वजह से। तो ठीक है, तो ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, दो कोइल की वजह से होगा। मीन्स अगर हम एक कोइल में करंट चेंज करेंगे तो उससे जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, वो फ्लक्स दूसरी कोइल पास में उससे भी लिंक होगा, और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से दूसरी कोइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से हुआ, प्राइमरी कोइल या कोइल 1 में जो है करंट फ्लो की वजह से, ठीक है। तो E2 को हम क्या लिखेंगे, -mdI1/dt। सिमिलरली अगर मान लो कोइल 2 में करंट फ्लो हो रहा है I2, वो फ्लक्स φ2 प्रोड्यूस करेगा। वो फ्लक्स क्या होगा, इस कोइल से भी लिंक होगा पास में होने की वजह से, तो उसकी वजह से इससे करंट I2 अगर चेंज होगी तो ये फ्लक्स भी चेंज होगा, वो फ्लक्स इस कोइल से भी लिंक होगा, और इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कोइल 1 में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो क्या होगा, E1 = -mdI2/dt। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें हो रहा है, लेकिन मतलब एक कोइल में हो रहा है, और करंट चेंज कौन से हो रहा है, दूसरी कोइल में हो रहा है, ठीक है। तो M जो होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। अब सपोज L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है कोइल 1 का, L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है कोइल 2 का। तो एक फॉर्मूला होता है कि इन सब में रिलेशन अगर हम लिखेंगे तो लिखते हैं M = K√L1L2, ठीक है। वेयर K क्या है, कपलिंग कोएफिशिएंट है, मतलब दोनों के बीच जो कपलिंग हो रही है ना कोइल्स के बीच में, उसका कोएफिशिएंट है। और M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, L1 L2 क्या है, दोनों कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, और K क्या है, कपलिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।